कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? सभी को पता है, यानी कि आपका ये टंग। ठीक है, तो ये सवाल जो है 69th बीपीएससी 30/9/2023 को पूछा गया था। और सोर्स की बात करें तो ये क्लास 7 एनसीईआरटी न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर से है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक फिगर है। ठीक है, तो स्वीट साल्टी सौर। ठीक है, तो कौन सा हो गया? एस एस स्वीट साल्टी सौर खट्टा, यानी कि बी, यानी कि 3 एस लगेगा। ठीक है, और एक बी लगेगा। तो चलिए ये इसका जो आंसर था। और सोर्स के बात करें तो ये क्लास 7 का है। ठीक है, यहाँ से आप लोग जब जाइएगा एक्टिविटी 2.4 में, तो यहाँ पे देखिएगा कि टंग कुड डिडक्ट स्वीट साल्टी सॉर बिटर एंड सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? SSSB, स्वीट साल्टी कुछ होगा सोर एंड बिटर। तो स्वीट साल्टी बिटर सोर, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 एंड 6, आंसर यही होगा दोस्त। लेकिन यहाँ पे तो आंसर है ही नहीं सर, क्या मारे? तो नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। आज जो हम लोग जो है 69th बीपीएससी 2023 में पूछे गए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सवाल करेंगे। और उनके सोर्स भी जानेंगे कि कौन सा लुसेंट से है, कौन सवाल एनसीईआरटी से है, और कौन से सवाल जो है क्या कहते हैं घटना चक्र से। ठीक है, तो 3 4 से बुक आपको सोर्स बताए जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर भी बताए जाएंगे, बिल्कुल पेज नंबर। और यदि आप पीडीएफ इसका चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यानी कि वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जो है ये पहला सवाल तो हम लोगों ने कर लिखा। ठीक है, अब इसमें जो है फिगर है, फिगर हूबहू आपको वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए सेकेंड सवाल कह रहे हैं। सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी के सवाल, बायोलॉजी के 4 5 सवाल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ, तो इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, कह रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट एट कहाँ पे मिलती है? क्या यकृत में मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या फिर हार्ट में? तो देखिए आपको ये सोर्स बता रहे हैं। ठीक है, ये सोर्स आपको जो है क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पेज नंबर 103 आप जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा ये लाइन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे द कम्युनिकेशन बिटवीन नंबर सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो मैं ये सोर्स बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ध्यान दो कि एनसीईआरटी कितना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो 2 सवाल एनसीईआरटी से मिल गए। दोनों सवाल, एक क्लास 7 से था और एक क्लास 10th से था। अभी और देखो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल करा, फिर से बायोलॉजी का सवाल है। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो आप जो है सेल चैप्टर पढ़ोगे क्लास 9 में, सेल एंड टिश्यू में, तो वहाँ पे जो है आपको सर बताए होंगे। ठीक है, कि बॉर्सन एंड क्रिक जो थे, हाँ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के संरचनावाद थे। लेकिन आप लुसेंट साइंस में इसका सोर्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसका सोर्स है लुसेंट साइंस में, आप ध्यान से देखना। ठीक है, वहाँ पे ये जो लाइन है आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, तो वार्सन एंड क्रिक आंसर हो गया इसका। अगला सवाल चलते हैं। क्लियर? फिर से अब फिजिक्स के सवाल आ गया। ठीक है दोस्तों, ये फिजिक्स के सवाल क्या कर रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर स्टोर लाइट एनर्जी करता है। तो देखिए दोस्त, इसका सोर्स बता देता हूँ। ठीक है, ये सोर्स डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये सोर्स लाइन में नहीं हैगा। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब जाओगे पेज नंबर 388 पे क्लास 12th का, तो उसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके टॉपिक आएगा, वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए इससे। ठीक है, रिलेटेड, और आगे भी नेक्स्ट एग्जाम में बीपीएससी में, बीपीएससी 11वीं में। तो आप ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है डिस्कवर्ड कब किए गए थे? तो 1887 में। किनके द्वारा? तो हेनरिक हर्ट्ज द्वारा। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज द्वारा।
क्यों? ये जो ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट जो किए थे, तब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता किए थे। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा अब बता देते हैं इसका मेन सोर्स। ये मेन सोर्स जब लूसेंट साइंस में आप देखोगे तो हूबहू लाइन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया दोस्त? अब सेकेंड सवाल चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज। क्या क्या बोला? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। और जो मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लिख लेना है। अब कॉनकेव मिरर में तो सभी को पता है कि अवतल लेंस में जो होता है वास्तविक और क्या होता है? उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बशर्ते एक यानी कि छठा पोजीशन को छोड़कर। देखिए यहाँ पे आप जाओगे, सोर्स बता रहा हूँ, क्लास 10 चैप्टर 9 का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आप ये इमेज देखोगे पेज नंबर 138 पे, तब आपको ये जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आप पता चल जाएगा। एक जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वो भी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन पी एंड एफ के बीच में जब रखते हैं तो ये इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर कितना बढ़ता है? इनलार्ज्ड बढ़ता है। ये फॉलो करता है कॉन्वेक्स का, ठीक, रूल कन्वेक्स मिरर का, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सवाल था इसमें क्या कह रहा था कि रियल एंड इन्वर्टेड बट सेम साइज। तो रियल एंड इन्वर्टेड बट सेम साइज कहाँ मिल गया? यहाँ। यानी कि इमेज कहाँ पे बन रहा है? कर्वेचर पे बन रहा है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सी। तो पूछा क्या है? किस क्या चीज? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है ना, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट सी, और पोजीशन ऑफ द इमेज भी क्या हो जाएगा? एट सी, दोनों। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, वस्तु को फोकस पर रखने पर इमेज कहाँ बनेगा? तो वस्तु को फोकस पर रखते हैं, चलो बिटवीन एट फोकस, तो वस्तु कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी, बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, तो कहाँ बनेगा पोजीशन ऑफ द इमेज? बियॉन्ड सी, यानी कि कर्वेचर के पीछे, इनलार्ज्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है दोस्तों। और यदि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से दूर रखा जाए, चलो बियॉन्ड द सी रखते हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड द सी रखें, यहाँ पे देख लीजिए बियॉन्ड द सी है, तो कहाँ पे बना इमेज? कहाँ बना? बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, छोटा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट, यानी कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरता है। तो सभी को पता है पृथ्वी का भार का चंद्रमा के भार पर कितना होता है? 1/6 होता है। चलो ये तो सभी को पता है। अब कह रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की, यानी कि दोनों का मास ऑफ ऑब्जेक्ट अलग है, चंद्रमा की सतह पे ऐसे छोड़ा जाता है फेयरली, तो क्या होगा बताओ? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, या किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, या समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो सोर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है चैप्टर 10 क्लास 9 ग्रेविटेशन चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट सवाल ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, यानी कि हैव सेम वेलोसिटी एंड एनी इंस्टेंट, यानी कि इसका जो होगा वेलोसिटी, वेग यानी कि समान होगा, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ होगा? समान होगा, और ये डिपेंड कहाँ पे करेगा? ऑब्जेक्ट पे करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, त्वरण पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो होता है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं काम करती है, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, यानी कि द्रव्यमान पर जो है ग्रेविटी काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड आ जाएगा? त्वरण पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना।
ठीक है। हेंस ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल हैव सेम वेलोसिटी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सब समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि एट यानी कि एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन जब लुसेंट साइंस में आप ध्यान दोगे, यानी कि ठीक है एसी डायनमो और जनरेटर, ठीक है, यानी कि इट डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें जो है कन्वर्टेड एसी मोटर, लो वोल्टेज एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, तो डायनमो हो जाएगा, है ना, और डायनमो ही होगा ना आंसर भाई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डायनमो। चलिए आंसर क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे डिटेल्स है, एसी करंट के डायनमो के उत्पन्न करता है, ये घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि करंट डेंसिटी इज, धारा घनत्व होता है, क्या कह रहा है कि धारा घनत्व होता है, कैसी, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, या विमाहीन यानी कि डायमेंशन लेस होती है। तो जब आप लुसेंट साइंस में देखोगे तो आप करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ोगे। अब करंट डेंसिटी जो होता है पर यूनिट एरिया एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब इट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, नोट द कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टर होल इफ द डिफरेंट इज डिस्ट्रीब्यूट अनफॉर्मली अक्रॉस द कंडक्टर सेमी क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट डेंसिटी ऑल पॉइंट क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। अच्छा यहाँ जो आंसर दिया गया है कि स्केलर होगा या वेक्टर होगा। अच्छा करंट क्या है भाई, करंट कौन सी राशि है, धारा कौन सी राशि है, एम्पियर इसका यूनिट होता है, एम्पियर। तो स्केलर क्वांटिटी करंट ही, इलेक्ट्रिसिटी ही जो होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी यह अदिश राशि होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये जो होता है इसका जो है यानी कि डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए करंट डेंसिटी, धारा का घनत्व, स्केलर क्वांटिटी यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी इसमें दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। चलो अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर क्या है, सभी को पता है, केवलार। ये घटना चक्र PYQ में आपको मिल जाएगा सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। कह रहा है दोस्त, जो सवाल कह रहा है कि बिलियन विलायक यानी कि सोल्यूट एंड सोलवेंट, सभी को पता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम सोलवेंट सॉल्यूशन, आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का चैप्टर 1 देखोगे तो इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मास और वॉल्यूम। तो कहाँ हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो दिया भी नहीं, अच्छा डी है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब सोर्स भी हमने बता दिया, कहाँ हो जाएगा, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 में। और एक और सोर्स है, ठीक है, डबल सोर्स है। तो ये सवाल दोनों बुक से पूछा गया था। एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 10, और लुसेंट साइंस की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक, जिसमें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in unit of the solvent or solution is called concentration of the solution, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अगला सवाल है, which of the following liquid is a bad conductor of electricity, bad conductor। तो ये क्लास 8 का जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनसीईआरटी का सवाल है। चलो बीपीएससी 69 30/9/2023 का। तो कह रहा है कि साल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, देखिए इसमें जब आप जाओगे तो एक्टिविटी एक कराया रहेगा क्लास 8 का चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इसमें जो है टेस्टिंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर, तो ये सब जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, साल्टेड, तो सारा जो हो जाएगा तार बिजली का सुचालक है। ये सब क्या है? सुचालक है। इसमें पूछा है कौन तरल बिजली का कुचालक है? कुचालक है, ये सब सुचालक है। तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए अगला आंसर है। अगला सवाल चलेंगे दोस्त। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री? यानी कि बात करते हैं मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक किया जाता है। जैसे आप दवाई मेडिसिन बन गए, मेडिसिन लेकर आए, और ये पता है क्या कि जो है किस बेसिस पे जो है वह उपयोगी होता है, किस बेसिस पे वो पार्ट बाय पार्ट बढ़ता है, यानी कि वो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो उसको कौन करता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मोलिकुलर टारगेट, केमिकल स्ट्रक्चर, किसके? तो आइए, ये जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लास 12 का है। और क्लास 12 तो पढ़ते नहीं हो, क्योंकि ये जो कि खुद का पढ़ने वाला है भी नहीं। ठीक है, अगर बात किया जाए यानी कि क्लास 11th एंड 12th का, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th का जो है आप खुद से पढ़ भी नहीं सकते हो, तो जो है आप वीडियो के माध्यम से या फिर बुक यानी कि कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लास 12th में यहाँ पे जाएंगे मोलिकुलर टारगेट, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बेसिक ड्रग ऑन एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कह रहा है कि मोलिकुलर टारगेट जो होगा इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो होगा ये मेडिकल इन मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस पे होता है? मोलिकुलर आणविक लक्ष्य पे होता है। यहाँ पे देखिए इंटरेक्ट बायोमोलिकुलर सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड, दीज आर called target molecules or drug target possessing some common structure feature may have the same mechanism action or target classification based on the molecular targets। ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ वर्गीकरण किस पे किया जाता है? तो मोलिकुलर टारगेट पे किया जाता है, सॉरी। ठीक है, आइए, ये जो है बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? ये 69वीं बीपीएससी का है, तो सोर्स बताते हैं दोस्त। ये सोर्स जो है आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 में है। आप इसमें जाओगे होमोजेनियस कैटेलिस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? होमोजेनियस कैटेलिस्ट। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक। और सवाल है क्या? चलो एक और सवाल है, ये लास्ट है। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच्ड, ये तो इंसोमेनिया सभी को पता है, निंद्रा की बीमारी, तो ये स्लीप ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्पोमेनिया, एंसोमेनिया क्या हो जाएगा? तो इंसोमेनिया हो जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं, एनरो, अच्छा यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, तो डिस्पोमेनिया सांस लेने में तकलीफ, तो डिस्पोमेनिया कहाँ आ जाएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये तो सही करेक्ट मैच है। एंसोमेनिया क्या हो जाएगा भाई? तो एंसोमेनिया गंध के आंशिक रूप में पूर्ण और हानि, तो गंध, तो यहाँ पे क्या है? फुल लॉस ऑफ स्मेल, है ना, यानी कि सूंघने की बीमारी से आप जो है ग्रसित हो जाओगे, यानी कि किसी चीज़ को सूंघकर जो नहीं बता सकते हो, तो ये क्या हो गया? एंसोमेनिया। और यानी कि एनोएस्मिया हो जाएगा, एनोस्मिया। और इंसोमेनिया क्या हो जाएगा? स्लीप ऑर्डर। और एनोरेक्सिया हो जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, हाँ, अनिद्रा भोजन का विकार। ठीक है, एनोरेक्सिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का एंसो, यानी कि ये दोनों करेक्टली मैच्ड है, तो वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा सा यानी कि आप हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर सपोर्ट आप लोगों का रहा तो और जो है बेहतर हम कर सकते हैं। इससे भी अच्छा जो है सारा, यानी कि चैप्टर वाइज सोच रहे हैं कि लेकर आऊँ, तो इफर्ट लगता है, इसमें टाइम लगता है, और चैप्टर वाइज सोर्स ढूंढना और सारा सवाल सोल्यूशन करना, ठीक है, डिटेल से ऑप्शन का, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे मोटिवेशन मिलता है, तो आप जो है लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करके आ जाएंगे फटाक सा। ठीक है,
फिर से नेक्स्ट वीडियो आप प्ले लिस्ट चेक करते रहिएगा। और बीपीएससी का सारा जो है PYQ हमने करा रखा है, वहाँ से प्ले लिस्ट चेक कर लेंगे। और यदि भाई दोस्तों PDF इसका चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं। राधे राधे, सत श्री अकाल, सबका खैर, शुभ रात्रि।